हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और ये एरर स्पॉटिंग की 7वीं वीडियो है। 6ठी वीडियो मैंने आज शाम को लॉन्च हो जाएगी और ये उसकी 7वां भाग है। याद है आपको, पहले भाग में मैंने 15 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस आपको कराए थे जो प्रीवियस ईयर के लिए हुए हैं। और ये आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, ईसीजीसी, आरबीआई, ग्रेड बी, आईबीपीएस पीओ, जितने भी बैंकिंग और एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन है, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि एग्जाम को बेहतर प्रिपेयर करने में आपको काफ़ी हेल्प हो सके। तो मैंने पहले वाले वीडियो में 15 क्वेश्चंस लिए थे और इस वाले वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मैं कवर करने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो ये 15 क्वेश्चंस जो है, जैसे कि मैं थंबनेल में लिखता हूं, ये 15 क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस के बराबर होंगे। यानी अगर आप इनके रूल्स को समझते हैं तो ऐसे ही सिमिलर बाकी क्वेश्चंस के रूल्स को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का 16वां नंबर सवाल। तो 16वां नंबर सवाल क्या है, देखिए। सिंस द टेनेंट फेल्ड टू पे हिज रेंट ऑन टाइम, द लैंडलॉर्ड डिनाइड हिम एक्सेस टू द प्रीमाइस। देखिए, टेनेंट कौन होता है? टेनेंट का मतलब होता है जो भाड़े पे रहता है, जो दूसरों के घर में भाड़ा देके रहता है कि नहीं। और लैंडलॉर्ड होता है जो जमीन का मालिक होता है, ठीक है ना, जो जमीन का मालिक होता है। तो ऐसे सिचुएशन में यह क्या दिया हुआ है कि सिंस द टेनेंट, यानी कि कारण बताया जा रहा है सिंस से कि चूंकि जो रेंट पे रह रहा है वो अपने रेंट को समय पे नहीं दे पाया, लैंडलॉर्ड ने क्या किया? डिनाइड हिम, उसको मना कर दिया। एक्सेस मतलब कहीं जाने की परमिशन। और जब आप एक्सेस वर्ड लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टू का इस्तेमाल करना है कि कहाँ जाने की परमिशन है या परमिशन नहीं है। तो उसने प्रेमाइस पे आने से मना कर दिया। अब ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रेमाइस का अगर आप सही से मीनिंग देखें, प्रेमाइस, ठीक है, तो प्रेमाइस का मतलब होता है आइडिया। प्रेमाइस से क्या मतलब होता है? कोई आइडिया, कोई कंसेप्शन, कोई व्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कहने का मतलब है कि उसने जब उसका भाड़ा नहीं दिया तो मकान मालिक ने उसने अपने प्रेमाइस यानी अपने बिल्डिंग में, अपने कैंपस में आने से साफ साफ मना कर दिया, है ना। तो यहाँ प्रेमाइस कैसे हो सकता है? प्रेमाइस का मतलब तो आइडिया है कि नहीं। तो प्रेमाइस का मतलब अगर आइडिया है तो यहाँ प्रेमाइस जो है वो गलत है। हमारा जो सही आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा PREMISES। प्रेमाइसिस का मतलब होता है लैंड और बिल्डिंग, है ना। यानी अपने मकान में, अपने ज़मीन पे आने से मना कर दिया जहां वो भाड़े पे रहता था, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो होगा ये डी नंबर ऑप्शन। देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल था और बहुत ही मुश्किल होता है एग्जाम में ऐसे सवालों को क्रैक करना जहाँ पे इस तरह के एरर दिए जाते हैं, क्योंकि हम उतने हैबिचुएटेड नहीं होते हैं कि प्रेमाइस देना है कि प्रेमाइसिस देना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। Today, most employees complain of suffering for the stress of attending to rude customers all day. अब देखिए, ये तो रोज़मर्रा के जीवन की बात है। क्या है यहाँ दिया है? टुडे मोस्ट एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर मोस्ट का इस्तेमाल है तो इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, तो ये बिल्कुल सही है। कंप्लेन करते हैं, टुडे मोस्ट एम्प्लॉयज़ कंप्लेन करते हैं, यानी कि रोज़मर्रा की बात हो गई है। तो जो रोज़मर्रा की बात, जब आप किसी को एक जनरल इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जब किसी के बारे में कुछ बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हो रही है, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, जब कोई फैक्ट आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ चूंकि ये प्लूरल है इसलिए हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा, इसमें कोई एस और यस नहीं होगा, ठीक है। ऑफ सफरिंग फॉर, देखिए सफरिंग फॉर का मतलब अलग हो जाता है, आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। when you are ailing from something, जब आप किसी चीज़ से परेशान है या किसी बीमारी से ग्रस्त, ailing from a disease, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं सफरिंग। सफरिंग फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस है, जो चिंता है कि जो हर दिन रूड कस्टमर, सारे दिन रूड कस्टमर्स को जो है अटेंडिंग टू, अटेंड के साथ हमको टू लगाना पड़ेगा, टू के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन अटेंडिंग के बाद टू है, लेकिन यहाँ गलती क्या है? सफरिंग के बाद जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ वो गलत है, यहाँ पे होगा फ्रॉम, यहाँ पे होगा सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो गलती था इसमें। चलिए आगे देखते हैं।
अगला सवाल है द जज हैज डायरेक्टेड टू द एक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है, नॉट टू इंटरफेयर विद द विटनेस इन एनी मैनर। अब देखिए जज यहाँ पे हैज दिया हुआ है और हैज के बाद क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सबको पता है। हम हैज या हैव इन दोनों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायरेक्टेड के बाद किसको डायरेक्ट किया है, द एक्यूज्ड को। डायरेक्टेड जो वर्ड है, रीच जो वर्ड है, मैंने कल वीडियो में कराया था कि रीच जो वर्ड है उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, इसलिए बीच में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टेड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द एक्यूज्ड, बीच में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल भी गलत है। हमारा सही आंसर क्या होगा, अब सेंटेंस को आप पढ़े, द जज हैज डायरेक्टेड द एक्यूज्ड, डायरेक्टेड द एक्यूज, जिस पे इल्जाम लगे थे, एंड द कंप्लेनर शिकायत करता है, नॉट टू इंटरफेयर विद द विटनेस इन एनी मैनर, कि जो विटनेस है, जो गवाह है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज इंडिया हैज ओवर अदर कंट्रीज इज इट्स लार्ज ह्यूमन कैपिटल विच मेक इट एन आइडियल आउटस्कोरिंग बेस। नाउ अब ये सवाल को देखें, सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बोला कि द मेन एडवांटेज इंडिया है, जो मुख्य जो लाभ है जो इंडिया के पास है ओवर अदर कंट्रीज। सी एडवांटेज ओवर, जब आपका दूसरे के ऊपर कोई डोमिनेंस होता है, कोई प्रभाव ज़्यादा होता है, एडवांटेज आप किसी के ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि लॉन टेनिस में जब आप बैडमिंटन के शॉट्स लगा रहे होते हैं और सामने वाले के ऊपर आपने एडवांटेज लिया है तो एडवांटेज ओवर बोला जाता है। तो याद रखें एडवांटेज के साथ हम लोग को ओवर का इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है। सो द मेन एडवांटेज इंडिया हैज़ ओवर अदर कंट्रीज, तो द मेन एडवांटेज ये है, यहाँ पर दिया हुआ है, मेन एडवांटेज ये है हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, इज का इस्तेमाल किया है। इट्स लार्ज ह्यूमन कैपिटल, देखिए ह्यूमन कैपिटल, ये विच कौन है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया जा रहा है, या विच कौन है, ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पे मेक का इस्तेमाल बिल्कुल भी गलत है। जी हाँ, यहाँ मेक का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम एक फैक्ट बता रहे हैं, हम एक फैक्ट बता रहे हैं या एक जनरल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जब भी कोई हम फैक्ट या जनरल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, किसी को बता रहे होते हैं किसी फैक्ट के बारे में, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। बच्चों इस बात को आप लोग ध्यान रखें, गांठ बांध ले। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो ये विच का मतलब है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल है सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, वर्ब कौन है, मेक, मेक भी सिंगुलर होगा। और वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे मेक प्लूरल बनाया गया है, जबकि यहाँ सब्जेक्ट कौन है इस पार्ट का, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल, विच मेक्स इट एन आइडियल आउटस्कोरिंग बेस। तो यहाँ पे गलती ये थी कि सेंटेंस एक फैक्ट था, एक जनरल इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा था, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बावजूद भी वर्ब को प्लूरल में रखा गया था। तो ये हमारा गलती है, यानी कि डी नंबर में मेक इट यहाँ हमारा गलती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। मानसी इज टू बिजी इन हर करेंट प्रोग्राम टू टेक अप एनी न्यू वन। देखिए जब भी आप बहुत व्यस्त होते हैं किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में, जब आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, यानी कि दैट मीन्स यू आर डीलिंग विथ समथिंग, यू आर डीलिंग विथ समथिंग, दैट मीन्स यू आर वेरी मच एब्जॉर्ब्ड इन डूइंग समथिंग, कि आप किसी काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आप उस काम को किए जा रहे हैं। जब आप किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो वहाँ पे बिजी इन नहीं होता है, बिजी विथ होता है। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ये गलत इस्तेमाल किया गया है, बिजी विथ, दैट मीन्स बिजी विथ, इसका मतलब होता है दैट मीन्स डीलिंग विथ समथिंग, डीलिंग विथ समथिंग। तो याद रखिए मानसी इज टू बिजी विथ हर करंट प्रोग्राम, वाई टू टेक अप एनी न्यू वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो एरर है वो किस पे दिया गया था, वो दिया गया है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के यूज पे, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के यूज, कि आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन सही से आता है कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो आई होप इट इज क्लियर। तो हमारा सही आंसर होगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, दिस कॉलेज हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन दैट अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट्स टू द कॉलेज। अब देखिए अभी अभी मैंने जो आपको बात कही थी ये भी वही बात है,
ठीक है, देख लेते हैं इसको। सवाल है दिस कॉलेज हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन। अब देखें ये क्या बता रहा है, इस कॉलेज के ट्रेडिशन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, कॉलेज के ट्रेडिशन के बारे में बता रहा है। तो कॉलेज के अगर ट्रेडिशन के बारे में बता रहा है तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा, दिस कॉलेज हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन दैट अट्रैक्ट्स गुड स्टूडेंट्स टू द कॉलेज। माने इस कॉलेज का एक बहुत ही गौरवमय परंपरा रही है कि ये अच्छे स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बताइए ये पढ़ के क्या लग रहा है, यही ना लग रहा है कि ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस कॉलेज की खासियत क्या है। सो दिस इज नथिंग बट सिंपली अ फैक्ट or simply a notion about this college, that what does this college do every year is to attract good students to it। अपनी तरफ बहुत सारे कॉलेज को खींचता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि ये एक फैक्ट है कि नहीं। एक जो है जनरल इन्फो जो है यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो कोई फैक्ट और जनरल इन्फो अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपको अपने सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में होता है, या अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अभी कॉलेज यहाँ क्या है, सिंगुलर है। अगर कॉलेज सिंगुलर है दैट कौन है, दैट का मतलब होता है कॉलेज, इसी के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगर ऐसा है तो अट्रैक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, और है तो ये गलत है। सही आंसर क्या होगा, अट्रैक्ट्स। सही आंसर क्या होगा, अट्रैक्ट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ डिजास्टर मैनेजमेंट सेल इज ओपन बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द रेनी सीजन्स एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दिया हुआ है, अ डिजास्टर मैनेजमेंट सेल इज ओपन। और डिजास्टर मैनेजमेंट सेल यह है सब्जेक्ट, इसे क्या किया गया था, खोला गया। यानी कि ये पैसिव वॉइस में है, इज ओपनड। तो यहाँ पे बाई है, बाई किसने खोला है, स्टेट गवर्नमेंट ने। कब खोला है, बिफोर द रेनी सीजन्स, यानी कि बारिश के मौसम के पहले। क्यों, एज अ प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी में यहाँ पे एक साथ लिखा गया है, मेजर अलग होगा, प्रिकॉशनरी अलग होगा, प्रिकॉशनरी मेजर। तो यहाँ पे एक सावधानी पूर्वक कदम के तहत जो है इसे रेनी सीजन के पहले जो है ओपन कर दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट, ताकि रेनी सीजन में अगर किसी तरह की घटना घटती है तो उसको संभाला जा सके। तो सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे कोई एरर है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाई प्रेजेंट्स फॉर लेडीज इन देयर एब्सेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बात तो सही है, आप अगर घर के लेडीज़ के लिए या किसी के लिए भी अगर कपड़े खरीदते हैं और वो आपके साथ ना हो, और एज अ जेंट्स अगर आपको कपड़े खरीदने हो उनके लिए, लेडीज़ के लिए जो खुद तो दुकान में जाके घंटों लगा देती हैं एक कपड़े चुनने में, तो आपके लिए अगर आप उनके लिए कुछ खरीद के ले जाते हैं तो इसकी तो पूरी गारंटी है कि पसंद आने वाला है नहीं। तो उनके एब्सेंस में कपड़े खरीदना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन सेंटेंस की शुरुआत हम सिंपली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो ये सेंटेंस क्या बन जाता है, बहुत चांसेस है कि सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है, जहाँ पे हम लोग ऑर्डर या रिक्वेस्ट है ना, या कमांड, इस तरह के एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे हम बाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम जेरंड का इस्तेमाल करेंगे। जेरंड किसे कहते हैं, जेरंड कहते हैं वर्बल नाउन, जो होता तो वर्ब है लेकिन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बाई के जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ बाई के जगह हम इस्तेमाल करेंगे बाइंग। किसका इस्तेमाल करेंगे, बाइंग। अब देखिए सेंटेंस का करेक्ट हो गया, बाइंग प्रेजेंट्स फॉर लेडीज इन देयर एब्सेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा बाइंग होगा, इसलिए पहले वाले में मिस्टेक था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द डायरेक्टर आस्क्ड मी हाउ आई हैव नॉट टेकन हिज परमिशन बिफोर अप्लाइंग फॉर द न्यू जॉब। अब देखिए द डायरेक्टर आस्क्ड मी, और आस्क्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कब होता है, जब डायरेक्ट नरेशन इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में होता है। और ये डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर आपका जो है ये हो गया सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आस्क्ड। ठीक है, तो जब क्वेश्चन मार्क होता है तो डायरेक्ट नरेशन में जो सेड होता है, ठीक है, उसे हम लोग आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आस्क्ड मी, ठीक है, उसका यहाँ क्या दिया हुआ है, हाउ दिया हुआ है, हाउ आई हैव नॉट। अब देखिए ये सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट टेंस में है,
नरेशन का रूल कहता है कि जब आपका डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी सेड, हैड सेड, है ना, या वाज सेइंग, हैड बीन सेइंग, इस तरह से किस पास्ट टेंस से किसी भी एक टेंस में अगर से रिपोर्टिंग वर्ब अगर हो तो पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो बदल जाता है, यानी कि वो चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए हैव का इस्तेमाल किया हुआ है सेंटेंस में, ऑलरेडी वहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में हैव का इस्तेमाल किया गया था, ये गलत है। हमें हैव को हैड में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। तो यहाँ हैव के बाद टेकन तो है, लेकिन यहाँ पे हैव बिल्कुल गलत है, यहाँ पे सही आंसर होगा हैड। जब नरेशन चेंज करते हैं तो पूरा प्रेजेंट टेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हैव और हैज़ होगा तो हैड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द सिटी पीपल स्टेड फियरलेसली डिस्पाइट ऑफ रूमर्स ऑफ टेररिस्ट अटैक, बहुत ही अटैक इन द एरिया। देखिए ये मैंने अभी कहा था अ केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनके पास, जिनके आगे, जिनके बाद जो है फिक्स होता है कि कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, और कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनके साथ किसी भी तरह का प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो अकेले ही काफ़ी होते हैं। वो उनमें से एक वर्ड है डिस्पाइट, इसके बाद किसी भी तरह के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। आप सेंटेंस पढ़ के देखिए, द सिटी पीपल स्टेड फियरलेसली डिस्पाइट रूमर्स ऑफ, माने इस अफवाह के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होता है, डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन लगता नहीं है, डिस्पाइट रूमर्स ऑफ टेररिस्ट अटैक इन द एरिया, एरिया में आतंकवादी हमला होने वाला है, इस अफवाह के बावजूद भी, यानी कि डिस्पाइट, हमने सिटी पीपल स्टेड फियरलेसली, शहर के लोग बहुत ही बहादुरी के साथ डटे रहे, है कि नहीं। तो डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा, बी नंबर में गलत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दे हैव इन्वाइटेड सुषमा एंड आई फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। देखिए जब आप पर्सन का इस्तेमाल करते, जैसे कि ये सुषमा, ये नाम है, थर्ड पर्सन है, आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है। पर्सन के 3 केस होते हैं, एक तो होता है नॉमिनेटिव, जैसे कि मैंने लिखा आई, एक होता है ऑब्जेक्टिव जैसे कि मी, एक होता है पोजेसिव जैसे कि माई या फिर माइन। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आपको समझना होगा ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए एक तो होता है कि जब आप प्रीपोजिशन, सेंटेंस में कहीं भी अगर प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा अगर कोई पर्सन प्रोनाउन आता है तो। दूसरा जो है वर्ब, आपको पता है कि वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो अगर वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, वर्ब के बाद अगर किसी पर्सन का इस्तेमाल हुआ है तो हमें उसे उसके ऑब्जेक्टिव केस में डालना होगा। जी हाँ, सुषमा तो नाम है, हम इसे ऑब्जेक्टिव केस में नहीं डाल सकते क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इन्वाइटेड वर्ब है ना, और वर्ब का दे हैव इन्वाइटेड हुम, किसको इनवाइट किया है। जब आप इसका आंसर लेते हैं, आंसर आपको मिलता है, क्या मिलता है कि सुषमा एंड आई को इनवाइट किया, सुषमा और मुझे इनवाइट किया, सुषमा और मैं को इनवाइट किया गया। अगर हिंदी में भी बोले तो गलत है, क्या होगा, सुषमा और मुझे इनवाइट किया गया है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जब किसी पर्सन का इस्तेमाल होता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, थर्ड पर्सन को हम चेंज कर नहीं सकते। आई यहाँ गलती है, यहाँ सही आंसर क्या होगा, मी। आंसर होगा दे हैव इनवाइटेड सुषमा एंड मी फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, द पोस्टमैन वॉज पोलाइट एंड सेड ही रिग्रेटेड एट द डिले इन डिलीवरी। ठीक है, अगर हम इस सवाल को अगर देखें, ठीक है, अगर इस सवाल को देखें, सवाल क्या है, द पोस्टमैन वॉज पोलाइट, ठीक है, द पोस्टमैन बहुत ही विनम्र था, एंड सेड ही रिग्रेटेड एट द, सेम चीज है यहाँ पे। देखिए रिग्रेटेड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, रिग्रेटेड वर्ड के बाद भी हम प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, रिग्रेटेड वर्ड के बाद भी हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये सिंपल, इसके बाद हमको वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, सीधे हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया रहता है। द पोस्टमैन वॉज पोलाइट एंड सेड ही रिग्रेटेड व्हाट, ही रिग्रेटेड व्हाट, एंड यू गेट द आंसर, द डिले। ही रिग्रेटेड द डिले, नॉट एट द डिले, ही रिग्रेटेड द डिले इन डिलीवरी, की डिलीवरी में जो डिले हुई है, देरी हुई है, उसके लिए उसे बहुत खेद है।
यहां भी डिस्पाइट जैसे हमने किया था, रीच हमने किया था कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बाद हम प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल करेंगे। रिग्रेटेड के बाद भी हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको इस सवाल में तो नहीं करेंगे। जो वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है, मेमोरी बेस है, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे एट का इस्तेमाल नहीं होगा, आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा आपको। तो ये बिल्कुल यहाँ एट द डिले, यहाँ गलती है। अगला सवाल है, द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम इज हैविंग 2 ऑप्शंस। अब देखिए ये क्या बता रहा है, एक फैक्ट बता रहा है। मैंने अभी कहा जब आप कोई फैक्ट बताते हैं या जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। वो हमेशा किस टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो आप बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ क्या कर रहा है। अगर ऐसा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, द इंस्ट्रक्शंस, हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। ये भी ठीक, ये भी ठीक। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, वर्ब हमारा प्लूरल। वर्ब हमारा प्लूरल है क्योंकि इसमें एस और एस नहीं है। वर्ब में आप एस और एस डाल दोगे तो बन जाएगा सिंगुलर। द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट, जो निर्देश है वो साफ साफ ये बताते हैं ईच आइटम इज हैविंग 2 ऑप्शन, की हर एक ऑप्शन में, हर एक आइटम में 2 ऑप्शन है। देखिए अगर आपके पास 2 आइटम है, क्या बोलते हैं? आई हैव 2 आइटम्स। उसके पास 3 आइटम है, क्या बोलते हैं? ही हैज 3 आइटम्स। इस आइटम के 2 ऑप्शन है, दिस आइटम हैज 2 ऑप्शंस, नॉट इज हैविंग। हमें यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल ही नहीं करना है, हमें इस्तेमाल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर आइटम में 2 ऑप्शन है यानी कि पोजेशन है, पोजेसिव है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा? हैज का, क्योंकि ये आइटम सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर। यहाँ आप भूल के हैव का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि ये आइटम्स होता तो हैव सही था, लेकिन आइटम है इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हैज होगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब होता है जब हम हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते तो चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज और हैव का इस्तेमाल करना सिर्फ पोजेशन को बताता है कि आपके पास कोई चीजें हैं, आपके पास कुछ है। आई हैव समथिंग, दे हैव समथिंग, ही हैज समथिंग, यू हैव समथिंग, शी हैज समथिंग, इस तरह से। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। नेक्स्ट, ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द इवनिंग न्यूज आर वर्थ वॉचिंग। देखिए बहुत लोग गलती करते हैं न्यूज को लेके, क्योंकि न्यूज के लास्ट में क्या है? एस है, और एस है, इसे लोग इस बात को समझने में गलती कर बैठते हैं कि ये क्या है, ये जो है प्लूरल है। ये सोचना भी गलत है, ठीक है। न्यूज़ का और कोई प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग नहीं होता है, NEWS न्यूज़, और ये सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। यहाँ पे इज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सी में इसकी गलती थी, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम सवाल लेते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट मैन एंड वुमेन आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए द इंडियन गवर्नमेंट, ये है हमारा सब्जेक्ट। शुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। शुड के बाद, ये शुड किस टेंस में है? सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में है, तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, तो मेक सही है। अगर मेड होता तो गलत होता। इस बात को सुनिश्चित करें, भारतीय सरकार इस बात को सुनिश्चित करनी चाहिए दैट मेन, MEN मेन, प्लूरल WOMEN मेन, इसे कहते हैं पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे MAN और यहाँ पे WOMEN वुमेन हम नहीं लिख सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो मेन एंड वुमेन दोनों क्या दिया हुआ है? आर, यानी कि सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मेन और वुमेन क्या है? दोनों प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। उन्हें क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलने चाहिए। तो अगर बताइए MEN मेन प्लूरल है, WOMEN प्लूरल है, उसका प्लूरल वर्ब लगाया गया है, तो उनको जो मिलेगा वो सिंगुलर होगा? वो क्या सिंगुलर होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आपको पता चल गया होगा। इसका सही आंसर होगा अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उनको अवसर मिलने चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। ये देखिए इसके हिसाब से हमने यहाँ पकड़ में लाया कि यहाँ पे क्या एरर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस चेंज और टेंस, इस पर आपका काफ़ी कमांड हो जाए। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि हमारे आगे आने वाले क्लासेस में जो काबिल एकेडमी से आने वाला है, बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लासेस आने वाले हैं। पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इस तरह से डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि वो क्लासेस करने के बाद दोबारा आपको कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ सारे एक्सप्लेनेशन होंगे, हम हर उस जड़, हर उस रहस्य तक जाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है,
हाई लेवल एग्जाम में आने वाले अलग अलग हाई लेवल पैटर्न में कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हैं, टेंस को इस्तेमाल करते हैं, नरेशन को इस्तेमाल करते हैं, वॉइस को इस्तेमाल करते हैं, हर चीज बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अलग अंदाज में हम लोग देखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आ जाए आप उसे उड़ा देंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे हम उतना ही मोटिवेट होंगे आपके लिए कुछ करने का, और ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए कोई कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन और ये चैनल एकदम नया है, बिना आप लोगों के सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए आपका हमारा साथ देना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप हम पे छोड़, चाहे इंग्लिश की वीडियो हो, मैथ्स की वीडियो हो, रीजनिंग की वीडियो हो, करंट अफेयर्स की वीडियो हो, हर वीडियो बेसिक से सुपर एडवांस लेवल तक आपको दी जाएगी, और हर लेटेस्ट पैटर्न जो एग्जाम में आए हैं और आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जो भी मेरी वीडियो या काबिल एकेडमी के दूसरे फैकल्टी की वीडियोज आ रही हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और समय पर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर ले। तो इजाज़त दीजिए मुझे, मैं राजेश सर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।